Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying colligative properties of solutions. Colligative properties में दो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस फेनोमेना, उसके साथ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज. मीन्स आपके पास किसी भी सब्सटेंस की दो फेज अवेलेबल हैं, वन इज लिक्विड फेज एंड अनदर वन इज फ्रीज्ड फेज. तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे दोनों फेजेस का आपका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है. मीन्स आप ये कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फेज से जब आप फ्रीज्ड फेज में जाते हैं तो वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर फ्रीज्ड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर आपका कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट. समझते हैं बात. आपने क्या कंसीडर किया था कि एक आपके पास सॉल्वेंट गिवन है. इस सॉल्वेंट में क्या किया जाए, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. लास्ट वीडियो लेक्चर में भी यही देखा था कि जब भी एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. और ये वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा था, क्योंकि जो अवेलेबल पार्टिकल्स थे उनकी संख्या कम हो रही थी. तो उस वजह से वो पार्टिकल्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाता है. तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर. अब आप मानिए कि टी एफ डैश क्या है, आपके पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है किस फॉर्म में, जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में गिवन है. आपके पास ये सॉल्वेंट है, ये प्योर फॉर्म में है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, टी एफ डैश. अब आपने क्या किया, इसमें एक सोल्यूट को मिक्स कर दिया. सोल्यूट को मिक्स करने के बाद इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है टी एफ. ठीक है जी. अब आपके पास दो फ्रीजिंग पॉइंट आ गए, वन इज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, सेकेंड वन इज आफ्टर मिक्सिंग द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट. टी एफ डैश आपको पता है कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा टी एफ डैश, ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है. टी एफ किसका है, आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट. तो ये जो टी एफ की वैल्यू होगी वो टी एफ डैश से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये देखिए आप सोचिए और बताइए कि जो टी एफ की वैल्यू होगी वो टी एफ डैश से ज़्यादा होगी या कम होगी. तो ये टी एफ की वैल्यू टी एफ डैश से हमेशा कम होगी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और भी लो हो जाएगा. मीन्स कम टेम्परेचर पे ही फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा. देखते हैं कैसे अचीव होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट. ये बात समझते हैं ग्राफ से. ये एक्स एक्सिस है आपकी, इस पे आपका क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. वेपर प्रेशर आपका गिवन है वाई एक्सिस पे. अब आप मानिए एक आपके पास सॉल्वेंट है जो फ्रोजन फॉर्म में है. मीन्स प्योर फ्रोजन सॉल्वेंट आपको गिवन है जिसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन किस तरह से है, ये रिलेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक लाइन में, इस तरह का. मीन्स जब भी आप टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो वेपर प्रेशर किस तरह कम होता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कम होता जाता है. किसके केस में, फ्रोजन सॉल्वेंट के केस में. फ्रोजन सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है. अब आप देखिए आपके पास सॉल्वेंट, एक तो प्योर सॉल्वेंट है और दूसरा कौन सा सॉल्वेंट है, जब आपने सोल्यूट को मिक्स कर दिया. तो आपको पता है जब आप सोल्यूट को मिक्स कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. तो यहाँ पे देखिए आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम नज़र आ रहा होगा. ये देखिए आपको येलो लाइन ऊपर है और ये सोल्यूशन की लाइन नीचे है. तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है. अब क्या देखते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट ये रहा आपका, इसका कर्व किस तरह से है, ये येलो लाइन ये रही, ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लगभग यही रूल फॉलो कर रहा है ये भी. अब आप देखिए
एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर आप कम करते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा, जहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों की कर्व क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या नजर आएगा आपको कि फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसपे आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो आप इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट को आप कह सकते हैं कि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? ये आपका प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको आपने क्या माना था? टी एफ डैश। ठीक है। अब आपने क्या किया? एक कर्व और ड्रा किया, किसके लिए? सोल्यूशन के लिए ड्रा किया। बट आपको पता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, तो ये लाइन सेम सेट ऑफ रूल फॉलो करेगी। और इसको आप आगे कर्व को बढ़ाते जाइए, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है आपको? इस पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का फ्रोजन कंडीशन में वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये पॉइंट आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो आपको यहाँ से क्या नजर आया? ये नजर आया आपको कि टी एफ डैश इज लेस देन टी एफ डैश। मीन्स टी एफ जो है आपका वो लेस होगा किससे? टी एफ डैश से लेस होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टी एफ डैश किसका? ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। या आप ये कह सकते हैं सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड टर्म में ये लिख सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर पे ही अचीव हो गया। पहले ये किस टेम्परेचर पे अचीव हो रहा था? पहले ही हो रहा था ये टी एफ डैश पे। अब किस टेम्परेचर पे अचीव हो रहा है? ये अब ये हो रहा है टी एफ पे। तो ये जो डिफरेंस है टी एफ डैश माइनस टी एफ, इसको साफ कर देते हैं, इरेज करने के बाद लिखते हैं। तो आप देखिए इसमें ये जो आपका गैप नज़र आ रहा है आपको, ये गैप किस में है? टी एफ डैश माइनस टी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा टी एफ। अगर इसको मान लें तो ये क्या हो जाएगा? यही जो डिफरेंस है इसी को क्या कहते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इतनी वैल्यू से डेल्टा टी एफ से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया है। मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। रिसर्च से क्या फाइंड आउट किया गया कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है या लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। सेम चीज़ आपने देखी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के केस में। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था डेल्टा टी वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। सेम यहाँ पे भी जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो आपके पास आ जाता है रिजल्ट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ क्या है? के एफ एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपके न्यूमेरिकल में कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यूज किया जा सकता है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज किया जा सकता है। तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को देख के ये वैल्यू किसकी होगी? के एफ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको क्या नजर आया? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैलकुलेट करके इस फार्मूले में रख दें तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको के एफ गिवन है और मोलैलिटी गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे। इन केस आपको डेल्टा टी एफ गिवन है और के एफ गिवन है और आपसे एम पूछा गया है, तो एम को कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा टी एफ अपन के एफ हो जाएगा। बट आपको कुछ और टर्म्स दिए हैं, जैसे मोलैलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी आपके पास? स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो थी मोलैलिटी की डेफिनेशन आपके पास। मोलैलिटी क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपने लिए वो किस चीज़ के मोल होंगे?
नंबर ऑफ मोल्स हमेशा आप कंसीडर करेंगे सॉल्यूट के, और जो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हमेशा करेंगे ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट से, और वो वेट किस में होगा, किलोग्राम में होगा। तो मोलैलिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या हो जाएंगे, सल्यूट का जो गिवन मास होगा उसमें सल्यूट के मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और अपान में क्या आएगा आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और आपके पास W1 अगर वेट गिवन है सॉल्वेंट का, ये ग्राम में गिवन है, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि W1 आपका किस में हो जाए, किलोग्राम में हो जाए। तो यहाँ से जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको क्या मिल गया, m इक्वल्स टू W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे किसमें, जो आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म आई थी वो क्या थी, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। क्या थी वैल्यू वो, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। तो स्मॉल m की जगह क्या रख देंगे आप, ये रख देंगे वैल्यू। तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए आप यहाँ से डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो गया, KF, ये रहा आपके पास KF, ये स्मॉल m की जगह क्या रख दिया आपने, W2 अपान M2, और ये अपान में W1 अपान 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में एक पैरामीटर पूछा गया है, तो अदर पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे। मान लीजिए आपको सल्यूट का मोलर मास पूछा गया है M2, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, डेल्टा TF गिवन होगा, KF की वैल्यू गिवन होगी, वेट ऑफ सल्यूट गिवन होगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा। वहाँ से आप मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले बात समझते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पास थ्रू हो जाते हैं, बट जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास नहीं होंगे, वो हिंडर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह की मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इससे स्मॉल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पास हो रहे हैं, बट जो बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ साइज बड़ा है पार्टिकल्स का किसके, सल्यूट का, वो पास नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ क्या होता है। अब मान लीजिए आप एक यही मेम्ब्रेन आपको गिवन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में कहते हैं SPM। और इसको आपने प्लेस कर दिया, किसके किसके बीच प्लेस किया आपने, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के बीच एक बाउंड्री की तरह इसको आपने लगा दिया। एक तरफ आपका सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो उस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लो कर जाएंगे किसमें, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स SPM को पार करके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, बट जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट में नहीं जा पाएंगे। देखिए आप, प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन मीन्स प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन में तो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, बट अपोजिट साइड में ये फिनोमेना अकर नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ गए आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस, जब कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम प्लेस कर देते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पास होके सोल्यूशन में चले जाते हैं, बट सोल्यूशन के पार्टिकल्स मूव होके सॉल्वेंट में नहीं जा पाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब बात समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स ये आपके पास एक सॉल्वेंट है और ये रहा आपका सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन, ये आपके पास है सॉल्वेंट, ये आपकी जो बाउंड्री है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, ये आपने बीच में लगा दी। अब क्या हो रहा है, इधर के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इधर तो मूव हो रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा था आपने, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब आप क्या करें, इधर कुछ प्रेशर अप्लाई कर दें। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं ये मूव नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है, इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि वो प्रेशर जो जस्ट फ्लो को रोक दे, जस्ट हिंडर कर दे, उस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम समझाया गया है, सोल्यूशन है ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपने मेम्ब्रेन को प्लेस कर दिया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर।
ये सॉल्वेंट के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन के ऊपर भी कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है ये है आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव किधर करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन आप क्या करो, आप यहाँ पे एक प्रेशर P0 और अप्लाई कर दो। आपने क्या किया, एक प्रेशर P0 अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, तो ये जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है ये क्या हो गया, ये हिंडर्ड हो गया, मीन्स रुक गया। तो इससे क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है लिक्विड का दोनों साइड सेम बना रहेगा। और जो ये P0 की वैल्यू है जिससे कि ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ब्रेक हुआ है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स P0 आपके पास क्या आ गया, P0 इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, ये गिवन है आपके पास P0। देखते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ द सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। आपके पास कोई टेम्परेचर गिवन है तो उस टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में क्या देखा था आपने, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। इस वीडियो लेक्चर में अभी क्या डिस्कस किया है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P0 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कैपिटल M R इंटू टी। तो M तो क्या है, मोलैरिटी है, R और T क्या है, ये मोरालिटी कांस्टेंट को, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करते हैं, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है आपका। मोरालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोरालिटी का डेफिनेशन है आपके पास कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। किसके मोल्स होंगे, सल्यूट के मोल्स होंगे। कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। मोरालिटी की डेफिनेशन यही तो थी आपके पास कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसमें किसका डिवीजन करेंगे, उसमें करेंगे आप वॉल्यूम का डिवीजन, और वो वॉल्यूम आपका होगा लीटर में। तो वॉल्यूम आपका अगर V लीटर गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के N2 हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास M इक्वल्स टू, तो हो जाएगा आपके पास कैपिटल M इक्वल्स टू N2/V। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाएगा, P0 इक्वल्स टू N2/V इंटू RT। समझ गए आप, यहाँ पे देखिए आप। अब आपको सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ये वैल्यू आप N2 की जगह पुटअप कर दीजिए क्वेश्चन में, तो P0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W2/M2 इंटू V मल्टीप्लाइड बाई RT। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, M2 इक्वल्स टू W2/P0 इंटू V इंटू RT। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में सल्यूट का वेट गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो आप मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सल्यूट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फार्मूले ये आपको मेमोराइज कर लेने चाहिए, ये काफ़ी यूजफुल होंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।